नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ क्रमांक 12 सपूत यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक श्री कृष्ण जी हैं। तो बच्चों, सपूत का अर्थ होता है अच्छे पुत्र, जो कि अपने माता पिता की बात मानते हैं। उन जो जैसा उनके माता पिता बोलते हैं उनका सभी कहना मानते हैं। तो बच्चों, आइए हम यह सपूत पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यह बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। लेखक बता रहे हैं कि बहुत ही पुरानी बात है। एक फुलेरा नाम का गांव था। उस गांव का नाम फुलेरा था। वहां पर चारों तरफ साफ सफाई हमेशा होता था। कभी भी ऐसा नहीं रहता था कि वहाँ पे साफ सफाई न हो। जो गांव था, गांव की गली जो थी, वहाँ पर प्रतिदिन नियमित रूप से यानी प्रतिदिन झाड़ू लगाया जाता था। और जो नाली वगैरह रहता था, यानी पानी बहने के लिए जो नाली गटर ये सब बने रहते थे, वहाँ पर हमेशा उसकी हर रोज़ साफ सफाई की जाती थी। और घर आंगन यानी जो घर की महिलाएं थी, वो घर आंगन को एकदम हमेशा लीप पोत कर यानी उसको साफ और सुथरा रखती थी। और परिसर में यानी गांव के जो भी खाली जगह था, वहाँ पर हमें बहुत सारी संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिससे कि गांव का वातावरण भी शुद्ध रहे। और जहाँ पे कुएं पे बहुत सारे कुएं का पानी एकदम साफ सुथरा रहे, इसके लिए वहाँ पे सब अच्छे से चारों तरफ से उसको साफ सुथरा रखते थे। आगे पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। लाडले यानी बेटे के, बखान यानी तारीफ। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की बातें, सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि यानी बलवान। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। लेखक बता रहे हैं कि एक दिन पनघट यानी जहाँ पर पानी भरा जाता है, तो वहाँ कुएं के पास 3 औरतें आती हैं। तो तीनों जो थी, 2 औरतें वहाँ पे 3 स्त्रियाँ आती हैं, लेकिन पहली वाली स्त्री जो रहती है वह अपने बेटे की तारीफ करने लगती है कि अरे, दूसरी औरत से बताने लगती है कि अरे, मेरा बेटा तो इतना विद्वान है, विद्वान यानी ज्ञानी, इतना ज्ञानी है कि वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। और जब से वह शहर से पढ़कर आया है, तो चारों तरफ उसकी धूम मची है, यानी चारों तरफ ही उसकी वाहवाही हो रही है, उसकी खूब प्रशंसा हो रही है। तो फिर पहली औरत बता रही कि वह आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। और फिर मतलब वो देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। ऐसा बता रही कि कहाँ पर क्या होने वाला है, ऐसा वह बता रही है औरत अपने बेटे के बारे में। तभी पहली औरत की बात सुनकर दूसरी औरत भी चुप नहीं बैठी। वह भी फटाफट बोलने लगे कि अरे बहन, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है।
मेरे लाल जैसा बलि, यानी लाल यानी वो भी अपने बेटे के बारे में ही बता रही है। वो बोलने लगी कि उसके लाल के जैसा बलि यानी ताकतवर कोई भी 10-5 गांव में भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बता रही है वह दूसरी औरत अपने बेटे के बारे में। वह बोली कि जब वह अखाड़े में ताल ठोक कर उतरता है तो जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं उसका मुकाबला करने से घबराते हैं, डरते हैं। ऐसा दूसरी औरत अपने बेटे के तारीफ में बोल रही है और कहती है कि ऐसा है मेरा सपूत। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तो फिर जब तीसरी औरत की बारी आ गई, यानी दो औरतें जो थी वह अपने बेटे की बखान कर चुकी थी, दोनों भी अपने अपने बेटे की तारीफ कर चुकी थी, लेकिन जो तीसरी औरत थी वह एकदम चुपचाप खड़ी थी वहाँ पर। तो फिर दोनों औरतें एक साथ कहती हैं कि बहन तुम चुप क्यों हो? तुम अपने बेटे की तारीफ क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारा बेटा कपूत निकला? कपूत यानी जो बुरे बेटे होते हैं, जो अपने माता पिता की कहना नहीं मानते हैं, कुपुत्र। तो फिर तीसरी स्त्री बिना किसी जोश में या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तो फिर जब तीसरी स्त्री की बारी थी तब दोनों स्त्रियां पूछती ही हैं कि क्या तुम्हारा बेटा कपूत है, जो कि तुम अपने बेटे के बारे में नहीं बता रही हो? तो वो तीसरी स्त्री एकदम नॉर्मल स्वभाव में, एकदम साधारण स्वभाव में बोलती है कि बहन मुझे सपूत या कपूत जैसे शब्द नहीं पता है कि यह शब्द किस लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन जो मेरा लाल है, तो वो अपने बेटे के बारे में बताने लगी कि वह जो मेरा लाल है वह बहुत सीधे साधे स्वभाव का है, साधारण किसान है। वह दिन भर खेत में काम करता है और शाम को घर आकर भी घर का काम करता है। ऐसा वो तीसरी स्त्री अपने बेटे के बारे में बताने लगी। फिर वो कहने लगी कि उसका बेटा जो है तीसरी स्त्री का आज बहुत कहने सुनने पे, यानी बहुत ही बातें उसकी माँ ने उसे कहा, तो बहुत कहने सुनने पर वो मेला देखने गया, क्योंकि वह हमेशा ज़्यादातर काम में ही लगा रहता है, इसलिए उसकी माँ ने उसे आज मेला देखने के लिए भेजा है। इसलिए वो तीसरी स्त्री बोली कि वह नहीं है घर पे, इसीलिए आज मुझे पानी भरने आना पड़ा। इस तरह से तीसरी स्त्री ने उन दोनों महिलाओं का जवाब दिया, उनके प्रश्नों का जवाब दिया। फिर आगे क्या होता है वो पढ़ती हूँ, बच्चों ध्यान दीजिएगा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखाई दिया। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे चोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। तभी क्या होता है कि जब तीनों स्त्रियां अपने सिर पर घड़ा रखकर आगे चलने लगती हैं और वो कुछ ही दूर चली होती हैं कि जो पहली स्त्री थी, जो अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि उसका बेटा बहुत विद्वान है, तभी उसका बेटा आता हुआ दिखाई देता है और आते हुए अपने माँ के पास जैसे पहुँचा और कहता है कि माँ आज मैं कहीं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। यानी उनको बताता है कि भोजन मेरा मत बनाना, मैं वहीं से भोजन करके आऊँगा। और इतना कहकर वह आगे चला जाता है। फिर तभी दूसरी
स्त्री का भी पहलवान बेटा, जो कि जिसका बेटा बहुत पहलवान रहता है, बहुत ताकतवर रहता है, जो कि अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान को हरा देता है, वह हाथी ही एक मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ आता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह मतलब तो फिर वह अपनी माँ से आते ही कहता है कि माँ, आज दंगल में एक बड़े नामी पहलवान को मैंने बुरी तरह पछाड़ा यानी हरा दिया, तो पानी लेकर तुम जल्दी घर पहुँचो। मुझे मतलब वो जो पहलवान बेटा था उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। यह कहकर वह फटाफट पहलवान बेटा जो था वह घर की ओर चला जाता है। फिर आगे क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुँचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तभी क्या होता है कि जब दोनों स्त्रियों के बेटे आते हैं और इस तरह से अपने माँ को ये सब बातें कहकर चले जाते हैं, यानी पहला कहता है कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ और वहीं पर खाना खाऊंगा, इतना कहकर वो चला जाता है। दूसरी स्त्री का बेटा आता है, वो कहता है कि आज उसने ये अखाड़े में बहुत ही दंगल में एक नामी पहलवान को हराया है, इसके लिए उसे बहुत भूख लगी है और जल्दी पानी लेकर घर पे पहुँचो। इस तरह से बातें बोलकर वह भी अपनी माँ की सहायता किए बिना ही चला जाता है। फिर तभी जब तीसरी स्त्री का बेटा आता है और वह अपनी माँ को इस तरह से पानी का घड़ा भरा हुआ देखकर उनके सर पे से तुरंत ले लेता है और कहता है कि माँ मैं तो आ ही रहा था, आप क्यों पानी भरने आई? क्योंकि उसका स्वभाव जो था वो बहुत ही सीधा साधा था और उसने अपनी माँ के सर से घड़ा ले लिया और अपने सर पर रहकर एकदम उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगा। तो फिर घर की ओर चला गया। तो फिर यह जब देखकर अन्य दोनों स्त्रियां थी, यानी जो अपने बेटे की बहुत तारीफ़ कर रही थी कि उनका बेटा इस तरह का है, ऐसा है, पहलवान है और बहुत बड़ा विद्वान है, इस तरह से, तो दोनों स्त्रियों का सिर जो है संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का ही बेटा है। ऐसा फिर दोनों स्त्रियों को बात जो है वह समझ में आ गई कि और उनका जो सिर है वो संकोच से यानी लाज के मारे नीचे झुक गया, क्योंकि वह दोनों स्त्रियां अपने बेटों की बहुत बड़ी बड़ी तारीफ़ कर रही थी और तीसरी स्त्री ने कुछ भी तारीफ़ नहीं की थी। जब उस तरह से तीसरी स्त्री का बेटा जो था उनके साथ ऐसा मतलब अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उनके सिर का घड़ा जो था वो अपने सर पे रख के और आगे बढ़ गया, तो उसके इस तरह के काम को देखकर, उसके इस तरह के कर्तव्य और सेवा को देखकर दोनों स्त्रियों का सिर जो है वह झुक जाता है और उन्हें यह बोध हो जाता है, बोध यानी एहसास हो जाता है कि कर्तव्य और सेवा के बिना, यानी जो कर्म है और सेवा है, माता पिता की सेवा के बिना ज्ञान और बल जो है वो एकदम अधूरे हैं। तो इस तरह से उन्हें समझ में आ गया था कि तीसरी स्त्री का ही बेटा जो है वह सपूत है, क्योंकि वह अपनी माँ की सहायता करता है, अपनी माँ को कभी भी मतलब निसहाय अवस्था में छोड़कर नहीं जाता है। तो इस तरह से जो दोनों स्त्रियाँ थी उन्हें अपनी बात पर बहुत ही शर्मिंदगी होती है और वह ये जान जाती है कि कौन सही है और कौन मतलब गलत है, यानी उनके बेटे किस तरह गलत है और यह तीसरी स्त्री का ही बेटा सही है और वही एक अच्छा सपूत है। इस तरह से कहानी जो है वह समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल ज्ञान और बल के बूते ही सब कुछ नहीं मिल सकता, हमें एक अपने कर्तव्य और सेवा से ही हमें बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें परोपकार करना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वह एक बच्चे के ऊपर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि
बचपन से उन्होंने अपने बच्चे को पाला और पोसा कि किस लिए, क्योंकि बड़े होकर बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता की सेवा करना भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि उनके सेवा के बिना हम अधूरे रहते हैं। तो बच्चों, यह जो कहानी सपूत है वह समाप्त हुई। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें।